अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी। मैं आपके साथ मोहम्मद अजमल जामी। आज की सबसे बड़ी खबर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब, उनको जज के ओहदे के लिए नाअहल करार दिया गया है। जाली डिग्री ये केस किस बुनियाद पर नाअहल करार दिया गया है, आगे उनके साथ क्या होगा, वो क्या इरादा रखते हैं और ये क्या सिलसिला यहाँ रुकेगा या नहीं रुकेगा। मुल्क की अदालती तारीख में ये अहम तरीन फैसला है, इसके असरात दूर तक होने का इम्कान है। इसके ऊपर डिटेल में हम बात करेंगे, लेकिन जो मुल्क की सियासी मंजरनामा है वो भी बदस्तूर दिलचस्पी का हामिल है, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि मुफाहमत के लिए कुछ सीनियर सियासतदान हरकत में हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम लिया जा रहा है, हुकूमती वज़रा से मुलाकातें की जा रही हैं, कहा जा रहा है कि मुक़्तदरा भी चाहती है कि मुफाहमत हो। लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सलमान अकरम राजा साहब कल एक टॉक शो में ये बता रहे थे कि उन्हें नहीं लगता कि खान साहब से मुलाकातें हो पाएंगी और जो केसेस हैं वो भी वीडियो लिंक के ज़रिए ही उनकी हाज़िरी को यकीनी बनाया जाएगा। तो ये जो खामोश मुफाहमत की बांसुरी है, इसमें तहरीक इंसाफ कोई धुन अपनी शुरू कर सकेगी? क्या कोई धुन वो सुन सकेगी? क्या हुकूमत कोई ऐसी ऑफ़र कर सकेगी कि मामला आगे जाए या ना जाए? जो साबका और मौजूदा रहनुमाओं की कोशिशें हैं वो कारआमद साबित होंगी या नहीं होंगी? और दूसरा, खान साहब के हवाले से आपने सुना होगा जेल से दूसरी जगह मुंतकली, तो साहिवाल जेल का दोबारा नाम आ रहा है, इसकी क्या ज़रूरत है, ऐसा होगा या नहीं होगा? इन सब पे बात करने के लिए आज हमने ज़हमत दी है साबिक मेंबर सीनियर सियासतदान है जनाब महमूद मौलवी साहब। जो मुफाहमत का मैं जिक्र कर रहा हूँ, कल हमने इमरान इस्माइल साहब से बात की, तो आज महमूद मौलवी साहब से बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा एडवोकेट शफकत अब्बास अवान साहब ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब अली गौहर बलोच साहब ने। जहांगीरी साहब वाले मामले के लिए जो इनके खिलाफ पटिशन लेके आए थे मियाँ दाऊद एडवोकेट, उनसे हम प्रोग्राम के अगले हिस्से में बात करेंगे। और सलाहुद्दीन साहब जो जहांगीरी साहब की वकालत कर रहे थे, उनका बयान भी प्रोग्राम में नशर करेंगे। सबसे पहले बाकी दो मेहमानों की इजाज़त से मैं ज़रा महमूद मौलवी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाह रहा हूँ। महमूद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कल भी मैंने इमरान इस्माइल साहब से बड़ी तफसीली बात की और आप भी बात करते मुख्तलिफ प्रोग्रामों में। आपने एक बात की है कि पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर जो हैं वो ट्वीट्स के हवाले से कमेटी बनाने का सोच रहे हैं कि जो भी ट्वीट्स होंगे वो इस कमेटी की इजाज़त से होंगे और शाह साहब जो हैं वो मुफाहमती अमल की सरबराही कर सकते हैं। क्या शाह साहब को अडयाला की, हुकूमत की, इस्टेब्लिशमेंट की, सब की ग्रीन सिग्नल मौजूद है उनके पास इस सिलसिले में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि ग्रीन सिग्नल मौजूद है या नहीं मौजूद है। देखिए, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि मुफाहमत के ज़रिए ये जो टेम्परेचर इतना ऊपर गया हुआ है ना, इसे नीचे लेके आएँ और जो पीटीआई के इंटरेस्ट में भी हो, मुल्क के इंटरेस्ट में भी हो और अवाम के इंटरेस्ट में भी हो। जहाँ तक हम शाह साहब से मिले थे, उससे पहले ही, हमारे मुलाकात से पहले उन 5 लोगों ने अपने हाथ से हाथ दस्तावेज लिख के दिया था कि वो भी मुफाहमत चाहते हैं। और मेरे ख्याल से पीटीआई में जो मेजॉरिटी है वो चाहती है कि देखें जी, अफाम तफसीम से ये मसाइल हल हो जाए, मुफाहमत की तरफ जाएं और मुज़ाहमत की तरफ ना जाएं। मुज़ाहमत और वायलेंस की तरफ मेरे ख्याल से कोई भी बाशऊर जो शख्स है वो नहीं चाहेगा कि देखें जी मुज़ाहमत हो, वायलेंस हो। क्योंकि आप ये देखें, जितने भी बड़े जंग भी हुए ना, वो भी आखिर में आके टेबल के ऊपर ही। ऑब्वियसली तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। पीटीआई के कुछ लोगों से भी बात हो रही है, वो भी यही कह रहे हैं कि जी मुफाहमत होनी चाहिए। और उसके मुफाहमत के लिए मेरे ख्याल से दोनों साइडों से ये चीज़ें आनी चाहिए, कोई वन साइडेड तो मुफाहमत नहीं होगी। तो उसको मद्देनजर रखते हुए कोशिशें हमारी जारी है और हम बहुत पुरुम्मीद थे कि ये तो जो आखिरी जो ट्वीट आया ना, तो इससे काफ़ी चीज़ें बिगड़ गई। तो और मैं कहूँगा ये ट्वीट जो है, देखिए, किसी को भी एक्सेप्टेबल नहीं था। अच्छा। उसकी वजह है कि अपने अफवाज पाकिस्तान के सिपाही सालार के लिए इस किस्म के लफ्ज़ जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं थे और इसकी मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं थी। देखिए, अगर कोई आदमी गुस्से में कुछ कह देता है, बाज़ बार घरों में हम बात करते हैं। अच्छा महमूद साहब, ये बात दुरुस्त है कि आप लोगों की प्राइम मिनिस्टर से भी इमरान खान साहब के हवाले से मुलाकात तय थी और फिर वो ट्वीट की वजह से काम खराब हुआ? मैं चौधरी साहब को सुन रहा था, ये बात दुरुस्त है? आप तस्दीक करते हैं इसकी? जी बिल्कुल, मैं इसको तस्दीक करता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर से भी इसमें तय था। और जो है ये
बस मैं क्या बताऊं कि मतलब हम तो खान साहब के और पूरी पार्टी के इंटरेस्ट में थे। ये भी मैं बता दूं कि बहुत से लोग समझते हैं कि जी मुझे वापस जो है पीटीआई में आना है। देखिए ये जरूरी नहीं है कि आदमी जो है किसी ओहदे के लिए काम करे। ये मैं मुल्क के और सबके मफाद की बात कर रहा हूँ, मैं कोई एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि देखिए टेम्परेचर नीचे आएगा तो ये सबके लिए बेहतरी है। और मैं आपको बता दूं कि मेरे केपीके में जो पीटीआई के दोस्त हैं उनसे भी बात हो रही है और वो भी जो है इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप ये अब देखें ना कि मैं जरा बाकी मैं मानूं कि इनपुट भी कुछ ले लूं, लोग हैं। क्योंकि हुकूमती नुक्ता नजर जी भी मैं अली गौर बलोच साहब से जानूंगा, जी लेकिन पहले चूंकि आपने पीटीआई का जिक्र किया, अली भाई थोड़ी सी माजरत, मैं जरा शफकत अब्बास का मौकिफ ले लूं क्योंकि वो पीटीआई का जिक्र कर रहे हैं महमूद मौलवी साहब। जी शफकत जरूर। साहब ये बताएं कि पीटीआई भी इस प्रोसेस को खुशाइंद करार टीवी देती शो है, चल रहा है। आपकी कॉन्सेंट शामिल है जो महमूद मौलवी साहब, इमरान इस्माइल साहब, फवाद चौधरी साहब और दीगर जो काम कर रहे हैं, उसमें क्या पीटीआई ऑन बोर्ड है? जामी साहब, मुझे तो नहीं समझ आ रही कि ये मौलवी महमूद साहब, फवाद चौधरी साहब और इमरान इस्माइल साहब को मैंडेट किसने दिया है ठीक कि ये काम करें। मेरी ये इल्म से बाहर है बात, और ना ही तो हमारी पॉलिटिकल कमेटी में ऐसी कोई बात डिस्कस हुई है, ना कोई डिस्कशन कहीं जेर गौर है। ये अपने तौर पे कुछ कर रहे हैं तो ये इनकी अपनी मर्जी है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इन साहबान का कोई तल्लक वास्ता नहीं है। जब मुश्किल वक्त आया पार्टी पे, इमरान खान साहब पे, तो ये लोग छोड़ के चले गए। या तो ये मुश्किल वक्त में खड़े होते और फिर कहते कि नहीं आज हम मफाहमत की बात करें या आज हम इसकी किसी रेजोल्यूशन की तरफ आए, वो तो बात तो फिर तो कोई एक्सेप्टेबल थी। लेकिन ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने इमरान खान को तन्हा छोड़ दिया मुश्किल वक्त में, और आज इमरान खान साहब ने मैंडेट दिया है तो वो दिया है अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को और महमूद खान अचकजई साहब को कि जो भी डिसीजन लेंगे वो लेंगे। मैंने तो आज तक इन सारे साहबान का नाम नहीं सुना खान साहब की जुबान से। अच्छा। और ये अपने तौर पे कोई लगे रहे, ये खान साहब से जाके बात करें, वो किसी चीज को इंडोर्स करेंगे तो इस प्रोसेस को आगे चलाना चाहिए। ये जितनी भी भागदौड़ कर रहे हैं, इसका हासिल रसूल क्या होगा जब खान साहब कल इसको सबको अंडू कर देंगे? मुझे तो इस बात की नहीं समझ आ रही। आज तक किसी बंदे ने इनकी सारी जो ये पॉलिसी है खान साहब से डिस्कस की है? क्या उन्होंने अप्रूवल दी है कि ये किसी प्रोसेस को आगे चलाएं? आम सवाल है, उनसे तो पूछ लें वो क्या चाहते हैं। मैं देखिए ये यकीनी बनाएं कि जो शफकत साहब की आवाज़ है वो महमूद मौलवी साहब तक ज़रूर जाए ताकि वो सुन सकें वो क्या एतराज़ कर रहे हैं। अच्छा शफकत साहब साथ रहें ज़रा। बलोच साहब आप फरमाएं ना, आपने सूरत हाल सुन ली, मुफाहमत की कोशिश करें महमूद मौलवी साहब और दीगर। पीटीआई के सीनियर रहनुमा एडवोकेट शफकत साहब फरमा रहे हैं कि जी हमने तो मैंडेट दिया ही नहीं है। हुकूमत कहाँ खड़ी है इस सूरत हाल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामी साहब देखें, आप एक जहादीदा सहाफ़ी हैं और जाहिर है कि जो आपके प्रोग्राम में मुअज़्ज़िज़ीन तशरीफ़ फरमा हैं मेरे अलावा, वो भी एक ख़ास तजर्बा रखते हैं और संजीदगी से बात करते हैं। मैं 2-4 बड़ी संजीदा सी गुज़ारिशात करना चाहूँगा। प्लीज़ बिस्मिल्लाह। देखिए पहली बात तो ये है कि अगर ये कहा जाए कि जो कुछ 9 मई के वाक़यात हुए थे या जिस तरह से बानी पीटीआई का रियासत के साथ रवैया रहा, जिस तरह से अपने सियासी मुखालफीन के साथ रवैया रहा, वो कहते रहे वो उससे बरअक्स उनका अमल चलता रहा। आज से नहीं, डे 1 से सही। आज वो जमहूरियत और आइन की बात करते हैं। खुद उन्होंने जो 2018 के इलेक्शन थे वो जाहिर है कोई जमहूरी तरीके के साथ तो हासिल नहीं किए थे, ये एक हकीकत है। फिर सबसे बड़ी बात ये है कि जब ऑडियो वीडियोस, पूरे सबूत, सीसीटीवी के सबूत, सारी चीज़ें अदालतों में आ चुकी 9 मई के, तो वो इसके बावजूद इनकारी हैं और वो ये कहते हैं कि ये तो कोई चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं, हालांकि उनके अलावा पूरा पाकिस्तान ये मानने के लिए तैयार है कि ये कुछ हुआ। और जो कुछ उन्होंने किया, मुझे ये बताएं, क्या उनको नून लीग ने मशवरा दिया या उनके दीगर जो सियासी हरीफ पार्टी थे उन्होंने उनको मशवरा यानी दिया? आप ये कह रहे हैं बलोच साहब के सूरत हाल में मुफाहमत की गुंजाइश नहीं है? नहीं, मैं ये अर्ज करूंगा कि देखिए हुकूमत ने इसके बावजूद जब भी आपको वो आज से 1 साल पहले का टाइम याद करें कि जब इन्होंने
मीडिया पर आकर पीटीआई वालों ने वो क्या कहते हैं जिसको पंजाबी में हाल हाल डाली कि भाई हम तो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, तो हमने तो दरवाजे खोले, इनको मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर बिठाया, लेकिन इनका एक ही एजेंडा था कि बानी पीटीआई को रिहा किया जाए, मुकदमात खत्म किए जाए और वापस मुझे उसी इख्तिदार के ऊपर बिठाया जाए। अच्छा, ठीक है। और खुद ही बड़े एक्साइटमेंट में इन्होंने मुज़ाकरात शुरू किए, खुद ही उसका बाइकाट करके उठ गए। देखें, अपने सियासी मुखालफीन को, जिनको ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के उल्टे नाम लेते रहे, हमें तो छोड़ें, फिर आप देख लें कि जिस तरह से वो चादर का निशान बनाते थे, आज उन्हीं लोगों को कहते हैं कि ये जनाब हमारे बिहाफ पे बात करें और ये जनाब अच्छा, हम इनसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज तक मुझे कोई एक जगह ऐसी बता दें कि बानी पीटीआई ने उन बातों पर कभी माजरत भी की हो कि ये मैंने गलत किया या ये चले, मैं आपका वर्जन आ गया है, बारे में छोड़े, मैं वर्जन आ गया। जरा कमिंग बैक टू द प्रीवियस थिंग, महबूब मौलवी साहब, आपने देखा शफकत साहब तो कह रहे हैं आपको मैंडेट ही नहीं दिया, ना कोई डिस्कशन हुई है, तो आप किस बिहाफ पे ये काम कर रहे हैं? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, ना हमें जो है, ना मैं पीटीआई में हूँ, तो ना मुझे पीटीआई से मैंडेट की जरूरत है, ठीक है ना। मैं तो बेसिकली मुल्क के ये शफकत साहब आप जवाब सुन लीजिएगा, महमूद मौलवी साहब आपकी बातों का जवाब दे रहे हैं। जी मौलवी साहब। जी देखिए, मैं तो जो है, मैं ना हमें मैंडेट की जरूरत है, ना हमको, क्योंकि ना मैं पीटीआई में हूँ। जब मैं पीटीआई में नहीं हूँ तो मुझे मैंडेट की क्या जरूरत है? ठीक। और मैं अगर कोशिश कर रहा हूँ चीजें बेहतर करने के लिए, हो सकता है इनको एतराजात हो, उसकी वजह के 2.5-3 साल हो गए, खान साहब जेल में हैं, अभी तक जिन्होंने जो जितनी भी कोशिशें की हैं वो सबके सामने हैं, वो सब रायगा जा चुकी हैं। आज तक देखे ना, कुछ भी नहीं हुआ। बाकी लोग जो हैं बाहर, जो मुल्क के बैठे हैं, जो अपने आप को बड़े पीटीआई के वो कहते हैं, वो जो है वो अपने डॉलर कमा रहे हैं और जो है अपने मजे कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या किया है देखे ना, और जो है इंतशार फैला के मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है ना, लोगों को प्रोवोक करके नुकसान। हम तो मुफाहमत की बात करते हैं कि चीजों को सेटल डाउन के बेहतरी के लिए। अब ये जो बैठे हैं कुछ लोग, कुछ टोला जो के जो है चाहता है कि जी मुज़ाहमत हो और वायलेंस हो, और उसका नतीजा आपके सामने कुछ भी नहीं निकलेगा। 26 मई को भी ट्राई करके देख चुके हैं, 26 और भी नवंबर जितने ट्राई करना था कर चुके हैं, ना आवाम निकल रही है ना कुछ। मुफाहमत के अलावा मुझे तो नजर नहीं आता कोई चीज बेहतरी की तरफ जाने के लिए, और मुज़ाहमत करके तो नुकसान ही नुकसान है। अब आप ये देखें ना, ये जो कहते थे, मैं इस ओपनली कह रहा हूं कि केपीके में हम अफगान को नहीं भेजेंगे, ये पीटीआई का ही मौक़िफ़ था। सीएम साहब ने भेजने के ऑर्डर्स भी दे दिए हैं, अफगान वापस भी जा रहे हैं। ये कह रहे थे हम ड्रोन चलाने नहीं देंगे, ड्रोन की भी इजाजत आ गई है। ये कहते थे कि जी मैं कहूँगा कि हम वो केपीके का जो पानी जा रहा था मरी में, उसकी भी परमिशन आ गई, ठीक है ना। और जो है उन्होंने बाकायदा जो है रेंजर्स को भी, मतलब रेंजर जो है एफसी को भी परमिशंस दे दी हैं। तो कहने में और करने में बड़ा फर्क है। चीफ मिनिस्टर साहब ने रियलाइज किया कि देखें, मुझे तो जो है हुकूमत चलानी है और मुझे इनसे ये सब चीजें करनी है। ये तो कहते थे कुछ भी नहीं। देखे ना, ये बदकिस्मती है कि ये कुछ लोग जो कि वो पहले सीएम को भी जो है वो कहते रहे कि जी ये सीएम सही नहीं है, वो भी काम कर रहे थे, ये भी काम कर रहे। देखें, लोग सोच रहे हैं कि जितने पार्टी के लोग हैं कि जी मुफाहमत करें और हुकूमतें चलनी चाहिए और मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अगर कुछ टोला चाहता है कि जी मुल्क को नुकसान पहुंचाए, तो ये मैं आपको कह दूं कि ये उनके ख्वाब जो है, ख्वाब के ख्वाब ही रह जाएंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी शफकत साहब, अब आपने बात सुन ली उनकी, वो कह रहे हैं जी कि ये मैंडेट को छोड़े। आपकी अपनी कारकर्दगी क्या है? 2.5-3 वर्षों में तो खान साहब मुसलसल अंदर है, जो मुज़ाहमत है उसका नतीजा आपके सामने है, तो मुफाहमत तो करनी पड़ेगी। तो वो कहते हैं, वो कहते हैं शफकत साहब, वो कह रहे हैं कि आपके मैंडेट की उन्हें ज़रूरत नहीं, वो एक पाकिस्तानी के तौर पर इस चीज़ को फील कर रहे हैं कि मुज़ाहमत की बजाय मुफाहमत ही हल है, वही बात ख़त्म होगी और आपके मैंडेट की उन्हें ज़रूरत नहीं है। देखिए, बस बात क्लियर हो गई। अपने तौर पे ये लगे रहे। मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि हमसे पूछ तो ले जरा कि ये जो काम करने लगे हुए हैं, क्या इसमें हमारा कंसेंट शामिल है? अपने तौर पे अगर इन्होंने कोई एक्सरसाइज करनी है तो बेशक करते रहे, मैं इन्हें नहीं रोक रहा, या इन्हें किसी ने इस काम पे लगाया है तो वो उसका काम करते रहे। नहीं, ये क्या मुराद है आपकी शफकत साहब? ठहरिए ना, ये क्या मुराद कि इन्हें किसी ने इस काम पे लगाया? ये मैं समझा नहीं।
बारीक बात आप शायद कर रहे हैं, या मैं गलत फहमी का शिकार? पाकिस्तान, मेरी बात सुने। हाँ देखें अजमल जामी साहब, मेरी बात सुने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनको नहीं कहा कि ये काम करें, ठीक है, या तो भी ये खुद कर रहे हैं या इनको फिर किसी और ने इस काम पे लगाया है। किसने? मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जी, किसने इन्हें इस काम पे लगाया होगा? वो मुस्लिम लीग नून ने लगाया होगा, वो एस्टेब्लिशमेंट ने लगाया होगा, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लगाया होगा। मुझसे बेशक आप पूछ लिया करें, मैं खुल के बताता हूँ। हाँ नहीं, मैं कोई नहीं पूछूंगा, मैं मौलवी साहब से पूछूंगा। जी। मैं सिर्फ क्लियर इतना करना चाहता था कि भाई इन सारे लोगों को हमने नहीं कहा कि ये काम करें। अब वह उन्होंने बता दिया हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं तो बेशक करते रहे, लेकिन हमारा बड़ा असूली मौकफ है, मफाहमत क्या करनी है। देखिए हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि मुल्क में आइन और कानून बहाल करे। ये जो 26वीं और 27वीं तरमीम का बम गिराया गया है इस आइन पर, ये खत्म करें। हम तो और कुछ भी नहीं चाहते, ये बातें आके बैठ के हमारे साथ करें जो भी करना चाहता है, और ये सारी चीजें अनडू करें, आइन को अपनी ऐसी हालत में लेके जाएं। मुल्क में जब रूल ऑफ लॉ होगा तो ना इमरान खान अंदर होगा और ना कोई दूसरा तीसरा इन झूठे और फ्रीविलियस केसेस में अंदर होंगे। हमने और कुछ नहीं मांगना, ना कोई हमने एनआरओ लेना है, ना हमने कोई किसी से माफी मांगनी है। बड़ी क्लियर सी बात है हमारी, ये अपनी मफाहमत की बात करें और इस अपने नुक्ते को इस बात पे रखें कि दूसरे फरीक को ये कहें कि भाई आपने जो इस मुल्क में ला कानूनियत मचाई हुई है, इस ला कानूनियत को खत्म करें और मुल्क में आइन और कानून बहाल कर दें। इस बात से ये स्टार्ट करें। मेरा मशवरा है, बड़े बुजुर्ग हैं मेरे, तो मैं तो एक अदना सा ला का स्टूडेंट हूं। नहीं, मैं उनके खिदमत में भी ये सवाल रखूंगा आपका ये मुद्दा, लेकिन मसला ये है कि इससे पहले बलोच साहब का मसला ये है कि वो हर सियासी जमात का अपनी पसंद का आइन और कानून है। वो जो जेब देता है, जो जचता है, वो सबसे बेहतरीन उसे लगता है हर सियासी जमात को, लेकिन वो मुत्तफिक का आइन और कानून कौन सा होगा वो तो ग्राउंड ही नहीं तय हो पा रही। तो उसके ऊपर मैं बात करता हूँ ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जनाब महमूद मौलवी साहब, एडवोकेट शफकत अब्बास अवान साहब और अली गौहर बलोच साहब शरीक गुफ्तगू हैं। बलोच साहब, ये पता तारड़ साहब भी कह रहे थे कि खुशाइंद होगी अगर बात मुफाहमत की तरफ जाती है, तो ये पूरी नून लीग को ये बात क्यों नहीं समझ आ रही? और मुफाहमत और मुजाहमत में से आप किसको डील करने के लिए तैयार हैं? कोई पार्टी का, गवर्नमेंट का एट लार्ज कोई कंसेंसस है कि हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन? पीटीआई के साथ क्या मामला करना है? ये जो लोग मुफाहमत के लिए खड़े हुए हैं, इनको कैसे डील करना है? देखिए, मुफाहमत तो एक ऐसी बात है ना कि जिसकी हकीकत से तो इनकार नहीं किया जा सकता। मतलब है कि आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी शख्स या कोई भी पार्टी अगर मुफाहमत की बात करे तो आप कहें कि हम सुनने के लिए तैयार नहीं। दूसरी बात ये है कि जो अभी कानून और आइन का भाषण दिया जा रहा है वो भी ठीक है, लेकिन सिर्फ मैं ये समझने से कासिर हूँ कि किस कानून और आइन की बात की जा रही है। जिसका सबक जनरल ज़हीरुल इस्लाम और जनरल पाशा ने पढ़ाया था वो है, या आरटीएस सिस्टम वाले कानून और आइन की बात की जा रही है? तो शफकत साहब या जिस कानून और आइन के तहत एक दफा डस्का के ज़िमनी इंतखाबात हुए थे उस कानून और आइन की बहाली की बात की जा रही है। देखिए, पार्लिमान का काम जो है वो मतलब है कि लेजिस्लेशन करना है। अगर इलेक्शन हो तो ये कहते हैं कि जनाब ये इलेक्शन हमें पसंद नहीं, इसमें धांधली हो गई है। अगर धांधली हो गई है तो आपकी केपीके में गवर्नमेंट कैसे बन गई है? सही है। और उसके लिए इदारे मौजूद हैं, आप वहां पर जा सकते हैं अगर आपके तफदात है। अब आप कहते हैं हमें इदारे भी तस्लीम नहीं। पार्लिमान का काम कानून साजी करना है, वहां पर गालम गलूच करना नहीं है। अगर पार्लिमान के अंदर कोई आईनी अमेंडमेंट आती है तो आप कहते हैं ये भी गैर कानूनी है। तो लिहाजा ना आप पाकिस्तान को मानने के लिए तैयार हैं, ना पाकिस्तान के इदारों को मानने के लिए तैयार हैं, ना पाकिस्तान के कानून को मानने के लिए तैयार हैं। वही बात जो आप कर रहे हैं जामी साहब कि किस कानून और आइन की बात ये कर रहे हैं कि मतलब है कि जो वो कानून जिसके तहत बानी पीटीआई को दोबारा इक़्तिदार पर बिठा दिया जाए, 9 मई के सारे वाकयात में उनको बरी जुमा करार दे दिया जाए, ये बात तो कहीं और तरफ जाती नजर आ रही है। ये जो फैज साहब को सजा हुई है, नहीं मैं समझा नहीं, मैं समझा नहीं बलोच साहब मैं समझा नहीं, मैं आपकी बात समझा नहीं। बात कहीं और जाती महसूस हो रही है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, बात बड़ी क्लियर है कि जिस तरह से जो मामलात आए और जिस तरह से फैज साहब का फैसला हुआ है और उसका जो आखिरी पैराग्राफ है जिसमें कि 9 मई के वाकयात और दीगर की अभी उसके ऊपर मतलब है कि वो इन्वेस्टिगेशन जारी है, उस पर मजीद केस चलेगा, तो उसके ताने बाने तो बड़ी क्लियर बात है कि बानी पीटीआई की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। और जाहिर है कि अभी तो कबल अज़ वक्त है ये बात करना, लेकिन ये इस बात में बईद नहीं है।
तो फिर क्या आप समझते हैं कि हुकूमत या रियासत या पाकिस्तान के इदारे उन तमाम चीजों पर आंखें बंद कर लें? तो ये ऐसा मुमकिन नहीं है। और दूसरा ये है कि आप अगर मुफाहमत पर बात नहीं करना चाहते तो ना करें, लेकिन एक बात मैं आपको जरूर बताऊंगा कि बदकिस्मती से ये एक हकीकत है कि बानी पीटीआई के अंदर बैठने के बेनिफिट्स बहुत सारे और लोगों को पहुंच रहे हैं। किसे बेनिफिट्स और होंगे? जो हुकूमत को इस बेनिफिट बदले होगा, भी अंदर वो जाते रहते हैं। नहीं, हुकूमत को बेनिफिट होगा अगर वो अंदर रहते हैं, और किसे बेनिफिट होना है बलोच साहब? देखे नहीं, बेनिफिट्स अच्छा। उनको भी हो रहे हैं। तमाम कमेटियां लेकर बैठे हैं, केपीके की हुकूमतें लेकर बैठे हैं, और सारे प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे हैं इनके लोग जो हैं। तो वो जाहिर है इस चीज के बेनिफिशरी हैं। और हो सकता है अगर वो बाहर आ जाए तो कईयों की छुट्टी हो जाए, कई दोबारा इन हो जाए। अच्छा तो जाहिर है कि वो भी एक तबका है जो मज़ामत की बात। अच्छा, मुझे ये बताएं, जी जो ट्वीट्स होती हैं, जो जी उनकी बानी पीटीआई की बहनों की तरफ से होती ठीक। हैं, जो उनकी तरफ से होती हैं, जो रियासत हाँ। मुखालफ या मुल्क मुखालफ, आप उन ट्विटर अकाउंट्स को देखें कि वो कहाँ से चल रहे हैं। नहीं, वो ट्वीट्स वाला मामला पाकिस्तान बड़ा से तो संगीन जाने नहीं है। रहे। ये अच्छा कि आपने नुक्ता याद दिला दिया मुझे। मैंने महबूब साहब आपसे ये सवाल शुरू में पूछा था कि आप कल कह रहे थे एक प्रोग्राम में कि बैरिस्टर गौहर ने हवाले से कमेटी बनाने का सोचा है कि जो भी ट्वीट्स होंगे वो इस कमेटी की इजाजत से होंगे। महमूद मौलवी साहब। जी बिल्कुल, ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है, और मेरे अच्छा। भाई जो है पीटीआई के, मेरे ख्याल से वो इसके ऊपर ज्यादा रोशनी डाल सकेंगे। इंफॉर्मेशन ये है कि बैरिस्टर गौहर साहब ने तजवीज दी थी कि एक कमेटी बनाई जाए जो कि वो ट्वीट्स को देख के फिर क्लियर किया जाए। ये बैरिस्टर गौहर साहब ने बनाई थी, और ये जो है एक आध दिन की खबर है। मतलब इसकी तरदीद या तस्दीक जो है मेरे भाई कर सकेंगे जो पीटीआई के हैं, क्योंकि मेरे पास तो इंफॉर्मेशन है। और दूसरी चीज जो देखें, अभी मेरी बात हो रही, मैं सुन रहा हूँ जो मेरे भाई पीएमएलएन से बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें, सारे पॉलिटिकल पार्टीज बैठ के अगर सियासत करनी है तो सबको बैठना पड़ेगा। ये तो हो नहीं सकता कि आप सियासी पार्टियों के साथ ना बैठे, रियासत को बुरा भला कहें, तो फिर सोलो तो मेरे ख्याल से दुनिया में कोई भी चीज नहीं चलता ना। ठीक। आपको या तो रियासत के साथ भी आप बैठना चाहते हैं, कहते हैं कि जी हम, और फिर रियासत को भी बुरा भला कहेंगे, और आप जो है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ नहीं बैठेंगे। देखिए, सियासी लोग सियासी लोगों के साथ ही बैठ के आप बात करेंगे ना। सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं। पहले आप कहते थे कि देखें, ये अगर हिस्ट्री को देखें, अचक जई साहब को अभी लेके आए हैं ऑपोजिशन लीडर, ठीक है ना, और नासिर अब्बास साहब को वहां पे सेनेट में लेके आए। ये कितनी बड़ी बदकिस्मती है। क्या इतनी बड़ी पार्टी जो थी, क्या इनके पास क्या लीडर्स की कमी थी? इनके पास लीडर्स की मेरे ख्याल से कमी तो नहीं थी, मगर एक दूसरी पार्टी की जो है लाके उनको बस वो क्या करें महमूद मौलवी साहब, आप जैसे सीनियर लोग जो चले गए तो फिर खला तो पैदा होना था ना जी। नहीं, मगर देखें पार्टी में बहुत सारे, हम तो देखें हम सीनियर लोग अगर कुछ चले गए, बहुत सारे और लोग हैं। तो ये तो नहीं हो सकता ना कि आप जो है, देखिए हम तो अच्छाई की बात कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि कोशिश करें कि मुफाहमत का लफ्ज इस्तेमाल, लोगों ने मुफाहमत को नेगेटिव ले लिया है। अगर मुफाहमत नहीं होती तो मतलब खुदा ना खास्ता कोई भी, जो मेरे भाई कह रहे थे, इदारे बहुत स्ट्रांग है इस मुल्क के, हुकूमतें स्ट्रांग होती है, मगर मुफाहमत इसलिए होती है कि देखिए हम सब पाकिस्तानी हैं, सही, और बैठ के मसाइल को हल करें। वरना आपने सामने देख लिया ना कि देखें हुकूमतें, मतलब जो है हुकूमत हमेशा बहुत पावरफुल रहती है, और जो आप स्टेब्लिशमेंट की बात करें या अफवाज पाकिस्तान की बात करें, देखें ना कि मेजॉरिटी इनके साथ है। ठीक है। मैं जरा, मैंने आपसे अभी मजीद बात भी करनी है महमूद भाई, मैंने आपसे मजीद भी इस इशू पर बात करनी है, लेकिन शफकत साहब आप बेताब है, उनसे जरा पॉइंट ऑफ व्यू लेने, बलोच साहब को भी जवाब देना है और आपको भी जवाब देना है। शफकत भाई, पहले तो ये क्लियर कर दें कि ये ट्वीट्स जो हैं अब क्या एक कमेटी की इजाजत से जारी होंगे पीटीआई ऑफिशियल और खान साहब के हैंडल पे? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है जामी साहब। सेक्रेटरी जनरल साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि ये ट्वीट्स का जो मामला है, ये खान साहब जेल जाने से पहले खुद ही तय कर गए थे। हमें नहीं पता जहां से भी हो रहे हैं, लेकिन हम इनको ऑन करते हैं कि वो खान साहब के ही ट्वीट्स हैं। लेकिन आप ये नहीं मैं अर्ज कर रहा हूं, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप ये नहीं जानते कि कौन उनके बिहाफ पे ट्वीट कर रहा है और कहां से कर रहा है, ये कह रहे हैं आप? जी नहीं। अच्छा जी, ये बिल्कुल हमारे इल्म में नहीं है, किसी के इल्म में भी नहीं है, और इसके बारे में सेक्रेटरी जनरल साहब बता चुके हैं कि ये खान साहब जेल जाने से पहले मामला तय कर गए थे
उन्हें ही पता है, और जहां से भी ट्वीट्स हो रहे हैं, लेकिन ये उन्हीं के ट्वीट्स हैं और हम इनको ऑन करते हैं। जी, दूसरी बात आप पूछ रहे थे। मैं दूसरी बात अब क्या पूछूं, अगर ये इल्मी नहीं है कि ट्वीट कौन कर रहा है और कहां से कर रहा है, तो ये तो इट्सेल्फ एक पूरे सिनेरियो पे बड़ा सवाल निशान आ जाता है ना, कि उसकी खान साहब को पता है, उसकी ऑथेंटिसिटी, और इसमें इस बात की क्या, मेरा सवाल ले लीजिए। खान साहब को पता है, बिल्कुल पता होगा, डेफिनेटली पता होगा, लेकिन मेरा सवाल ले लीजिए ना, अगर आप बुरा महसूस ना करें। वो सवाल ये है कि इस बात की ऑथेंटिसिटी जो है या उसकी जो हकानियत है, उसको कैसे आप यकीनी बनाइएगा कि ये खान साहब का ही तय करदा सिस्टम और कोई इसे मिसयूज नहीं कर रहा। ये भी तो एक इतना अरसा हो गया खान साहब तो इतने अरसे से जेल में है ना जी, उनका तो बराह रास्त किसी से राब्ता नहीं है। तो इस बात का, आप तो खुद कानूनदान है, इस बात का तो इम्कान या खदशा बाहर तौर रहेगा कि इसमें उसकी जो हकानियत है या ऑथेंटिसिटी है या उसका कोई मिसयूज है, उसके ऊपर तो सवाल आ सकता है। जी बिल्कुल आ सकता था, अगर खान साहब किसी ट्वीट के बारे में उसको रिबट कर देते कि ये जो कुछ भी है मैं इसको ऑन नहीं करता। आज तक उन्होंने किसी अपने जो ट्वीट हुआ है उसको रिबट नहीं किया, उसको मान रहे हैं, तो वो मान रहे हैं तो हम भी मान रहे हैं। ठीक, आप बलोच साहब का जवाब देना चाह रहे थे, कुछ पॉइंट्स आप ले रहे थे। जी बलोच साहब क्या फरमाना जो चाह रहे हैं कि मैं उसका इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि ये उसी कानून के तहत मैं बात कर रहा हूं जिस कानून के तहत नवाज शरीफ एक जेल में बैठी हुई औरत से 50,000 से हार गया और आपको रातों रात वहां का आरओ चेंज करना पड़ा, उसने आपकी बात नहीं मानी और आपको एक नया आरओ लगा के एक फेक रिजल्ट लेना पड़ा। मैं उस कानून की बात कर रहा हूं, मैं उस कानून की बात कर रहा हूं जिसमें आप 17 सीटें सारे लोग कहते हैं और मुझे 9 से ज्यादा आपकी पूरी असेंबली में जीती हुई सीटें नजर नहीं आती। बलोच साहब मैं उसी कानून की बात कर रहा हूं जिस कानून के तहत आपने मुल्क में फस्तायत मचाई हुई है और एक एक हमारे कारकुन पे 10-100 पर्चे किए हुए हैं। मैं उसी कानून की बात कर रहा हूं जिसमें जेल पे बैठे इमरान खान पे आपने 250 एफआईआर दर्ज कर दी है और एक भी आपके पास एविडेंस ऐसी नहीं है जो आप बता सके। मैं उस कानून की बात कर रहा हूं जिस कानून में आपने गवाह पेश किए जो एक मेज के नीचे छुपा हुआ था और एक पर्दे के पीछे छुपा हुआ था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी लीडरशिप को उन गवाहों की बुनियाद पर सजाएं हो गई और वो असेंबली की सीटों से महरूम हो गए। कोई और भी कानून बताऊं आपको अपना बलोच साहब? जी बलोच साहब, आपको मालूम हो गया कि किस कानून की बात कर रहे थे शफकत? जी मुझे बिल्कुल मालूम है, मैंने तो वो इनको बता दिया था ना, वो एक मुझे बड़ा वो एक पुराने गाने का शेर एक चले बता देते, हो सकता है आपके टाइम कम हो। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, ये वही आरटीएस सिस्टम ही मांग रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमें वही धुंध वाली वो डस्का के इलेक्शन हमें मुहैया कर दिए जाए, वो दोबारा जहाज लाए जाएं जिसके जरिए उड़ के जो है वो वजीर आला पंजाब बन जाए। भाई आप पाकिस्तान के तारीख के सबसे बड़े जो है करप्शन के केस अल कादिर ट्रस्ट वाले केस में सजा हो चुकी है उनको, और जब तलाशी ली गई सारे हर सियासी मुखालिफ को चोर और डाकू कहते थे, जब अपनी तलाशी ली गई तो कहां से वो हीरे की अंगूठियां निकल रही हैं। कहीं मैं बस आप दोनों बल्कि आप तीनों जो मौजूद मेहमान है ना, वो बलोच साहब गुजारिश सुने, हजम नहीं होगी। बलोच साहब गुजारिश सुने, करप्शन हजम नहीं होगी, वो चोरी हजम क्या नहीं होगी, और चोरों डाकुओं का टोला सारा इकट्ठा हुआ है। आप खान साहब से मुकाबला करते हैं, ये एक चोर एक डाकू बिठाए हुए हैं नून लीग में और ये मुकाबला करते हैं इमरान खान से। वो आपका पीटीआई का नहीं बन सका था। आपने 14 डायरेक्ट अब ये बातें करेंगे, आप छोड़े इन बातों को। ये हिसाब किताब अब देना पड़ेगा आपको। आपको 9 मई के वाकयात का हिसाब किताब देना पड़ेगा आपको। आरटीएस चलिए दे रहे हैं 9 मई। इतनी आसान बातें नहीं है ये, म्यूजिक अभी आपको फेस करना पड़ेगा अवान साहब। ये इतने आसान बातें नहीं है कि आप टॉक शोज में 4 बातें करके चले जाएं। ये सारी चीजों का जवाब देना पड़ेगा। शफकत साहब वो कह रहे हैं जान नहीं छूटनी ताड़ी। हाँ, इतना आसान नहीं है सारे मामला। ठीक, पाकिस्तान का बच्चा जानता है कि पंजाब में बुलदार साहब को बिठा के, बीबी साहिबा को बिठा के और गोभी के जरिए जो पंजाब का हाल किया इन्होंने, कि कितना जिस तरह से इन्होंने। शफकत साहब, अच्छा महमूद मौलवी साहब और शफकत साहब और अली गौर बलोच साहब,
असल में अली गौर बलोच साहब ने असल में अली भाई आपने असल में मिर्जा गालिब को छेड़ दिया ना। आप तीनों की नज़र एक शेर मिर्जा साहब का और फिर इजाज़त लेते हैं आप तीनों से। जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहें तसव्वुरे जाना किए हुए। ये थी वो गज़ल जिसका शेर बलोच साहब ने पढ़ा शफकत साहब के लिए, मैंने आप तीनों के लिए पढ़ दिया। और अब हम रुख करेंगे मियाँ दाऊद एडवोकेट साहब की जानिब। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ जो पटिशनर थे, कहानी उनसे सुनेंगे। हुआ क्या, एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें इस हिस्से में ज्वाइन किया है मारूफ कानूनदान जनाब बैरिस्टर मियाँ दाऊद साहब ने। उनकी दरख्वास्त थी जस्टिस जहांगीरी साहब ओहदे के लिए नाअहल करार पाए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिग्री तनाज़ा केस में उनको जज के ओहदे के लिए नाअहल करार दिया है और ये फैसला जारी करते हुए कहा है कि उनकी तैनाती के वक्त उनके पास दुरुस्त डिग्री मौजूद नहीं थी। वो जज का ओहदा रखने के लिए नाअहल हैं। उन्हें डी नोटिफाई करने का हुक्म भी सादिर फरमाया है 2 रुकनी बेंच ने। जस्टिस सरदार सरफराज डोगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जस्टिस आजम खान ने ये फैसला सुनाया मुख्तर आज की तारीख में। 2024 से ये केस ऑनवर्ड हमारे सामने आ रहा था। इससे पहले 2024 में ही मार्च में ही 6 जजेस ने ख़त लिखा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। जहांगीरी साहब उसका भी हिस्सा थे। अब मियाँ दाऊद एडवोकेट साहब से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि जो बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब हैं, जो जस्टिस जहांगीरी साहब के वकील हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी पहले आप सुने ताकि ये साबित हो सके कि उनका वर्जन है क्या, और फिर मियाँ साहब से हम बात करेंगे। 1.5 साल से तारिक जहांगीरी साहब को मलाइन किया जा रहा था, जाली डिग्री। आज रजिस्ट्रार साहब ने आके एतराफ़ किया कि डिग्री भी जेन्युइन है, ये इम्तिहान भी सारे बैठे हैं। ये कहना था कि हमने मगर इनकी डिग्री जो है वो हमने साल पहले हमने कैंसिल कर दी, और उसमें उन्होंने वजूहात जो बताई, उन्होंने कहा कि एक तो इनके पास रोल नंबर जो थे वो 2 रोल नंबर इशू हुए थे और हमारे कवायद के मुताबिक 2 रोल नंबर नहीं इशू हो सकते, सिर्फ 1 रोल नंबर इशू हो सकता है। दूसरा, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि इनकी जो इनरोलमेंट इस्लामिया कराची यूनिवर्सिटी ने तो डिग्री दी थी, मगर जो इनकी इनरोलमेंट इस्लामिया लॉ कॉलेज जो एफिलिएटेड कॉलेज है, वो इनरोलमेंट जो है वो अभी उन्होंने इस्लामिया लॉ कॉलेज ने हमें खत लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है नहीं, ये हमारे पास नहीं पढ़ते थे, तो उस बुनियाद पे हमने इनकी डिग्री कैंसिल की है। बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब ने भी प्रोग्राम में आना था, लेकिन उनकी फ़्लाइट थी, इसलिए वो उनका बयान मैंने नशर कर दिया। दाऊद साहब, खुशामदीद प्रोग्राम में। सर, मैं टेक्निकल चीज़ों में जाने की बजाय फ़ैसले का खुलासा मैंने सुना दिया है। मेरा एक बड़ा सादा सवाल है जो एक आम शहरी के जहन में आ सकता है, वो ये है कि मैं जज साहब के क्रेडेंशियल्स देख रहा था। ये 1992 से बार एसोसिएशन, 94 में हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की, 2008 में सुप्रीम कोर्ट के वकील बने, जहांगीरी लॉ एसोसिएट्स भी इनकी एक फ़र्म है। 2020 में अलवी साहब ने साबिक सदर उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज लगाया, और ये 88, 89 और फिर 91, 92 में डिग्री का मामला शुरू होता है। तो इतना अरसा गुजर चुका, 30, 35, 40 साल, तो ये अब पता चला है कि उनकी डिग्री गलत थी। वो वकालत कैसे करते रहे, वो जज कैसे बन गए, तो ये अचानक डिग्री कैसे जाली हो गई? सर, सुप्रीम कोर्ट तो यहाँ तक कहती है मुख्तलिफ मुकदमात में जो उन लोगों के मुकदमात में जो सरकारी खजाने से तनख्वाह लेते हैं जी कि अगर उनकी फौतदगी के बाद उनकी बेवाएं जो हैं वो पेंशन ले रही हों, और उस दौरान भी अगर कोई बंदा निशानदेही कर दे कि जो मुतवफ़ी था उसकी तैनाती बोगस दस्तावेजात की बुनियाद के ऊपर हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि फिर भी मुजाज अथॉरिटी जो है उसकी पेंशन रोक सकती है, उसके डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद के ऊपर स्क्रूटनाइज करके फैसला कर सकती है। ये तो फिर 30-40 साल पुराना मुकदमा था और ये अलाइव हो गया। आप सबसे बड़ा गुनहगार तो डॉन अखबार के बड़े ही सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं असद मलिक साहब, उनको करार दें जिन्होंने ये खबर छापी, और उस खबर की बुनियाद के ऊपर मैंने हाई कोर्ट में रिट ऑफ कोवरेंटो फाइल की, क्योंकि आईनी तौर के ऊपर अखबारी तराशे जो हैं सुप्रीम कोर्ट उनको काबिल कबूल शहादत करार दे चुकी है, उनका जायजा लिया जा सकता है, और उससे आगे जो है वो मामला क्या उसे कहते हैं आगे चलता गया। ये बात वाकई ही मेरे लिए भी, आपके लिए भी, पूरे पाकिस्तान के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए इंतहाई अफसोसनाक है कि एक शख्स वो पूरे निज़ाम को चकमा देकर हाई कोर्ट के जज के ओहदे तक पहुंच गया। ये हम सब के लिए अफसोस। मियां साहब, एक आपकी जो ओपिनियन है उससे मुताबिकत ना रखने वाला जो तबका है या वकला हैं या हल्का है, वो उसकी राय ये भी है कि अगर जज साहब वो ख़त ना लिखते, उसका हिस्सा ना होते, तो डिग्री
ठीक ही रहनी थी कि कोई मसला ऐसा नहीं होता। ये बात भी तस्लीम कर ली जाए कि इन्होंने खत लिखा, ये बात भी तस्लीम कर ली जाए कि इन्होंने ट्रिब्यूनल लिखा, ये बात भी तस्लीम कर लें कि इनको इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया है, ये भी मान लें। अगर ये मान भी लें, क्या फिर भी मेरे और अंदर आपके अंदर से ये रूह से ये आवाज निकलेगी कि यार कोई जाली डिग्री वाला बंदा जो है उसको जज रहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल ही रहना चाहिए। जाली डिग्री के मेरिट साथ ऑफ द केस क्या है? बिल्कुल ठीक। मेरिट ऑफ द केस क्या है? मेरिट ऑफ द केस ये है कि उनकी डिग्री एलएलबी पार्ट 1 एंड एलएलबी पार्ट 2 के ऊपर बुनियाद करती है। वो दोनों ही बोगस हैं। जैसे इन्होंने अदालत के अंदर कसम उठाई, कुरान पे झूठी कसम उठाई, मैंने भी आज अदालत के अंदर कुरान पर हलफ रख मैं यही जानना चाह रहा हूं मियां साहब, मैं यही जानना चाह रहा हूं कि जहांगीरी साहब भी कुरान की कसम उठा रहे हैं, आप भी कुरान पर हलफ दे रहे हैं, तो अब दोनों के लिए तो कुरान मोतबर मुसलमान है, तो मैं किसकी बात मानूं सर? मैं तो आम शहरी के तौर पर बात कर रहा हूं। कसम वो भी ठीक उठा रहे हैं, कसम वो भी ठीक उठा रहे हैं, कसम मैं भी ठीक उठा रहा हूं। तो फिर फर्क किया गया मियां साहब? डिग्री की कसम उठा रहे। अच्छा जी, मैं बताता हूं ना, फर्क ये है, वो जिस डिग्री की कसम उठा रहे हैं वो डिग्री यूनिवर्सिटी ने जारी की है। यूनिवर्सिटी कहती है कि हाँ हमने ये डॉक्यूमेंट, ये दिस इज द थर्ड डॉक्यूमेंट, ये हमने जारी किया है। लेकिन जब इसको स्क्रूटनाइज किया तो उसको पता चला कि ये डिग्री जिन दो सर्टिफिकेट्स के ऊपर बुनियाद करती है, एलएलबी पार्ट 1 और पार्ट 2 के ऊपर, वो बोगस है। कानून ये कहता है कि अगर फाउंडेशन बोगस है तो उसके ऊपर जितना भी सुपर स्ट्रक्चर जो है वो बना है वो बिल्कुल गैर कानूनी है। कसम वो भी ठीक उठा रहे हैं। अच्छा, और कसम आप भी ये दुरुस्त कसम नहीं उठा रहे हैं। उठाएंगे कि एलएलबी पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है मैं उसकी कसम उठाता हूं कि वो जो ठीक। सच्चे हैं। लेकिन हमने तो डिग्री के बारे में एक ही शायद सुनी हुई है सर सियासत में कि डिग्री होती है, जाली हो या असली हो। बस वो सियासत में होती है। कानून में अदलिया जैसे एक इंतहाई काबिल एहतराम अदारे के अंदर इस तरह नहीं चल सकता सर। मियां साहब, आप पे इल्जाम है कि आप तीसरा ये हदफ जो है कामयाबी से पूरा कर चुके हैं, तो अगला हदफ आपका क्या है जी? मजीद कोई जाली डिग्री निकलेगी या कोई और केस होगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में? अगर किसी और सहाफी ने किसी मुस्तनद दस्तावेजात की बुनियाद के ऊपर कोई खबर शाया कर दी तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि उस इशू को जो है वो लाजमी टेकअप किया जाए। ऐसे और मेरी वैसे भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से कोशिश होगी, रिक्वेस्ट होगी कि यहां तक नौबत ही ना आने दें। जब भी किसी अखबार के अंदर, किसी सोशल मीडिया के ऊपर झूठा सच्चा जब भी कोई इल्जाम लगे किसी जज के बारे में, उसको फौरी तौर के ऊपर टेकअप करके इंक्वायरी करके डिसाइड कर दे, चाहे उस शिकायत को, उस मालूमात को मुस्तरद कर दे, चाहे उसको मंजूर करके प्रोसेस आगे चला ले, ताकि ये मामला इतना तनाजा इख्तियार ही ना करे। बुनियादी तौर के ऊपर रिट ऑफ को वारंटों की मुझे जरूरत क्यों पेश आई? क्योंकि ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरख्वास्त चली गई और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल हमेशा की तरह खामोश तमाशाई बनकर बैठी रही, तो वो बैठी रही चुप करके। ठीक, अगर फर्ज कर ले मैं रिट ऑफ को वारंटो दायर ही ना करता तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने तो नहीं था निकालना। ठीक, अच्छा अब मैं आ जाता हूं जरा केस के अंदर जो डिस्कशंस हुई। अकरम शेख साहब एक बहुत सीनियर नाम, मुमताज़ कानूनदान है, इतना मुअज़्ज़ज़ और इतना मुमताज़ और तजुर्बेकार कानूनदान एतराज़ उठाता है कि जनाब जज साहब बेंच के ऊपर कि आपके खिलाफ दरख्वास्तें ज़ेर समात हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल जो कोर्ट है वहाँ भी FCC में भी, तो आप केस ना सुने, तो ये बज़ाहिर तो बड़ा ही माकूल और जेन्युइन एतराज़ है। इसको ना सुना जाना, इसको इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दिया। वो कैसे? इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दिया है सर। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ केस में PLD 2014 सुप्रीम कोर्ट 585 और उसको फॉलो करते हुए 2023 के अंदर चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब के बेंच ने आबश जुबैरी केस के अंदर जो ऑडियो लीक्स की कमीशन वाला केस था, उसके अंदर उन्होंने ये जवाब दिया कि जब आप किसी जज को रिक्यूज करवाने के लिए, बेंच से अलग करवाने के लिए शर्मनाक हरबा इस्तेमाल करेंगे, बेबुनियाद इल्जाम लगाएंगे और जुबानी किसी किस्म का कोई इल्जाम लगाएंगे, ये कहने के लिए कि ये जज, ये कोशिश करने के लिए कि जज रिक्यूज कर जाए, तो उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। वो 10 रुकनी बेंच की जजमेंट है
और ये 5 रुकनी बेंच की जजमेंट है। मियां साहब, मुख्तसर सवाल आपसे, आपकी खिदमत में एक इंतहाई मुख्तसर सवाल सर, आपकी अगर इजाज़त दें। जारी बात आप तरक्की करेंगे, कभी आप अगर जज लग गए और आपके ख़िलाफ़ जो पटिशनर या वकील खड़े हैं वो कहते हैं कि आपके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरख्वास्त ऑलरेडी पेंडिंग है और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में भी दरख्वास्तें पेंडिंग हैं, तो आपका उसूली तौर पर बेंच में बैठना नहीं बनता, आप बैठेंगे या बेंच से हट जाएंगे? मेरा आपसे सवाल है। अगर बिल्कुल मेरे खिलाफ होंगी तो मैं बिल्कुल नहीं बैठूंगा, लेकिन अगर मेरे खिलाफ नहीं हो, सिर्फ इल्जाम हो, क्रिएट किया गया डॉक्यूमेंट हो, तो फिर मैं जरूर बैठूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मियां दाऊद एडवोकेट साहब, तफसील से उन्होंने ख्याल किया। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।